मित्रों नमस्कार। मैं नासुनंचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं इस समय वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत इस उपन्यास के अब तक मैं 25 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गिरजा माथुर ने कहा, हमने बिताई है जिंदगी कसाले की, हमने परवाह कभी न की किसी की। वाली कविता प्रिंसिपल साहब के व्यक्तित्व से ही प्रेरणा लेकर लिखी होगी, क्योंकि हर बात पर जिद करना, वैद्य जी को छोड़कर और सब किसी के आगे अपनी टेक पर अड़े रहना और कोई परवाह नहीं, मौका आने पर समझ लेंगे का बराबर इस्तेमाल करना उनके जीवन दर्शन का एक अनिवार्य अंग बन गया था। अपनी बात पर अड़े रहने का नियम प्रिंसिपल साहब ने अपने पिता से सीखा था। उनके पिता एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पेशकार थे और इसके बावजूद ईमानदार थे। उन्हें प्रायः शहर में ही रहना पड़ता था, पर वे अपने देहातीपन को वहाँ बड़ी निष्ठा से निभाते थे। उनके जीवन के कुछ सिद्धांत थे जिन पर वे सैकड़ों बाधाओं की चिंता न करके अपनी पत्थर जैसी ठोस अक्ल के सहारे पत्थर की ही तरह अड़े थे। कुछ उदाहरण है, जिसमें पहला, मलमूत्र त्याग के लिए कभी टट्टी पेशाब खाने में न जाना, क्योंकि वह अपनी प्राचीन ऋषि संस्कृति के प्रतिकूल है। दूसरा, बॉम्बे का पानी न पीना, क्योंकि उसमें चमड़े का वासर हो सकता है। तीसरा, रेलगाड़ी पर यात्रा करते समय कुछ भी न खाना, क्योंकि वहाँ शूद्रों का स्पर्श होता है। चौथा, खड़ी बोली और अंग्रेजी को त्याज बनाकर हमेशा अवधी बोलना, क्योंकि उन्हें इसके सिवा कोई दूसरी बोली नहीं आती थी। और पांचवा, चमरौधा जूता, लंबी मूछ और दुपल्ली टोपी पहनना, क्योंकि उनके बाप भी यही पहनते थे। उनके यही मुख्य सिद्धांत थे, यही उनके जीवन का पंचशील था। एक बार प्रिंसिपल साहब ने अपने पिता से मकान के अंदर शौचालय का प्रयोग न करके बहुत सवेरे उठकर सुनसान सड़क पर जाना मूर्खता है, इस विषय पर बहस की थी और उन्हें बताना चाहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि चुंगी वाले आजकल सफाई अभियान चला रहे हैं और उस हल्ले में उनका किसी भी वक्त चालान हो जाने का डर है। इस पर पेशकार साहब ने उन्हें समझाया कि इस बात का संबंध समझ से नहीं आदर्श से है। प्रिंसिपल साहब उस दिन की बहस से समझ गए कि आदर्शवाद की तारीफ हम आदर्श के अंतर्निहित मूल्य पर नहीं, उसके पीछे सहे जाने वाले त्याग, बलिदान और कष्ट के कारण करते हैं। उदाहरण के लिए, नमक कानून भंग करना अपने देश की दरिद्रता दूर करने का कोई बड़ा उपाय न था, पर उसके पीछे जिस निष्ठा और विद्रोह की भावना थी, वहीं उस घटना को नाटक न बनाकर इतिहास बना देती थी। प्रिंसिपल ने निष्कर्ष निकाला कि आदर्श का महत्व प्रतीक के रूप में है, तथ्य के रूप में नहीं, और उसी को उलटकर उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाल लिया कि अपने पंचशील पर टिके रहकर उनके पिता प्रतीक रूप से भले ही आदर्श व्यक्ति हों, पर तथ्य की दृष्टि से वे निहायत चोचलेबाज इंसान हैं। जो भी हो, ऊपर से प्रिंसिपल साहब अपने बाप के लड़के होने का वाकया बड़े अहंकार के साथ सुनाया करते थे। प्रिंसिपल साहब जिद्दी तबीयत के आदमी थे और जब वे कोई काम तर्कहीन ढंग से करके दिखाते तो एक बार छाती ठोक कर जरूर कहते कि क्या समझते हैं आप, मैं उन पेशकार साहब का लड़का हूँ। अपनी बात को जिद के साथ पकड़ना। प्रिंसिपल साहब जानते थे कि यह खूबी उन्होंने अपने पिता से पाई है, पर उन्हें यह पता न था कि अवधि का प्रयोग भी वे अपने पिता की ही परंपरा में करते हैं, और जब कभी वे गुस्से में होते हैं या जोश में, अवधि उनके मुंह से ताबड़तोड़
और अनायास निकलने लगती है, जैसे बहुत से हिंदुस्तानियों के मुंह से अंग्रेजी निकलती है। इस समय प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के सामने कॉलेज की समस्याओं पर विचार कर रहे थे, अर्थात खन्ना मास्टर को गालियां दे रहे थे। उसके एक दिन पहले दफ़ा 107 के मुकदमे में जब वे इजलास पर पहुंचे तो उन्हें मुकदमे में एक नया मोड़ दिखाई दिया था, क्योंकि खन्ना मास्टर के वकील ने अपनी बहस में कुछ इस तरह की बातें कही थी। श्रीमान, यह मुकदमा हैव्स और हैव नॉट का है। एक तरफ कॉलेज के मैनेजर हैं जो वैद्य महाराज कहलाते हैं, और वास्तव में वे वैद्य कम हैं, महाराज ज़्यादा हैं। उनके पीछे उनके सैकड़ों गुर्गे और गुंडे हैं। उन्हीं में इस कॉलेज के प्रिंसिपल और 8-10 मास्टर भी हैं, जो या तो उनके रिश्तेदार हैं या उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं। इन सब की माली हालत अच्छी है, और अगर अच्छी न हो तो कॉलेज के फंड से वह पूरी कर दी जाती है। श्रीमान, दूसरी ओर खन्ना और उनके जैसे 8-10 मास्टर हैं जो गरीब हैं और जिन्हें इन लोगों का कुचक्र बराबर दमित करता रहता है। आपसी संघर्ष का मुख्यतः यही कारण है। अदालत ने अंग्रेजी में कहा था, यानी झगड़ा रोटियों और मछलियों को लेकर है। वकील ने अपनी बात को काटते, दुरुस्त करते, घटाते बढ़ाते और फिर उसी बात को उखाड़ते पछाड़ते और उससे कतराते हुए कहा था, नहीं श्रीमान, मेरा यह मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि झगड़ा सिद्धांत का है। आपने तो यह नहीं कहा था। कहने वाला था श्रीमान, वकील ने अपनी बात चालू रखी। खन्ना और उनके विचार वाले लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के रुपयों का इस प्रकार दुरुपयोग हो। श्रीमान, ये सब नवयुवक हैं और बेईमान और मक्कारी से समझौता करने की अभी इन्हें आदत नहीं पड़ पाई है। अदालत ने मुस्कुराकर कहा, उस हालत में इन्हें मुकदमे और जेल से न घबराना चाहिए। वकील ने इस सलाह पर ध्यान दिए बिना अपनी व्याख्यान जारी रखा था। इसलिए कॉलेज के मामलों में होने वाली गड़बड़ी के बारे में अपनी आवाज़ संवैधानिक ढंग से उठाते हैं। श्रीमान, अभी कुछ दिन हुए उस कॉलेज में मैनेजर का चुनाव हुआ था और उसमें पिस्तौल के जोर से वैद्य महाराज फिर से मैनेजर चुने गए थे। इसकी शिकायत डिप्टी पेज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के यहाँ हुई है। खन्ना आदि ने इसका विरोध किया था। यही नहीं, वे डिप्टी डायरेक्टर से मिले भी थे और पूरे मसले की अब जल्दी ही जांच होने वाली है। इसी तरह वैद्य महाराज जिस कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसमें गबन हुआ था। यह मामला 6 महीने से दबा पड़ा था और खन्ना तथा उसके साथियों ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलकर उसकी भी जांच शुरू कराई है। जरूरत हो तो इन दोनों अफसरों को मैं गवाही में पेश कर दूंगा। श्रीमान, इन जांचों के दौरान खन्ना और उनके साथियों को दबाने के लिए, उन्हें मजबूर करके उनका मुंह बंद करने के लिए ही मुकदमा चलाया गया है। यह मुकदमा भी एक तरह की जालसाजी है। श्रीमान, प्रिंसिपल के वकील ने इजलास में क्या कहा था, यह बात उतने महत्व की नहीं है, पर उस दिन गांव वापस आकर प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी को बताया था कि कॉलेज के चुनाव और कोऑपरेटिव के गबन दोनों ही मसलों की जांच होने वाली है। वैद्य जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई थी, सिर्फ वे धर्म की ओर झुक गए थे और हरी इच्छा कहकर चुप हो गए थे। पर प्रिंसिपल साहब इस समय निश्चित योजना बनाकर आए थे और जोश में थे, अतः अवधि में कह रहे थे, महाराज, हमारी तो यह राय है कि सरवा खन्ना के हाथ पांव टुरवा के कौनो नारा में डारी दिन जाए। यह न बने तो सारे का कान पकड़ी के कॉलेज से बाहर निकाल दिए, मारे चूतर पर 4 लात। और पर वैद्य जी पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे हिंसा की बातें अच्छी नहीं लगती। कहकर उन्होंने डकार ली और प्रिंसिपल इंतजार करने लगे कि इसके साथ ही वे फिर हरी इच्छा वाली बात कहेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और शायद अहिंसा, पिस्तौल का प्रदर्शन, गबन, देश का कल्याण आदि की समस्याओं ने उन्हें चुपचाप उलझा दिया। शराब खाने से लगभग 100 गज आगे एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक भूत रहता था। भूत काफी पुराना था
और आज़ादी मिलने, जमींदारी टूटने, गांव सभा कायम होने, कॉलेज खुलने जैसी सैकड़ों घटनाओं के बावजूद मरा न था। जिन्हें उसके वहां होने की खबर थी वे सूरज डूबने के बाद उधर से नहीं निकलते थे। अगर कभी निकल जाते तो उन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनने को आती। उन आवाज़ों से आदमी को बाद में बुखार आने लगता था। बुखार से आदमी ज़्यादातर मर जाता है। अगर नहीं मरता तो लोग कहते थे कि पंडित राधेलाल भूत बहुत अच्छी तरह झाड़ते हैं। एक शाम एक साइकिल सवार पीपल के नीचे से निकला। वह पेड़ सड़क के किनारे था, इसलिए उसका पीपल के नीचे से निकलना लाजमी था। साइकिल सवार भूत के बारे में जानता था और अगर उसके आगे एक ट्रक धीमी रफ्तार में न जा रहा होता तो वह शायद इस समय उधर से निकलने की हिम्मत न करता। वह ट्रक के पीछे की लाल बत्ती का सहारा लिए हुए पश्चिम में उजाले की बची खुची लकीरों को दिन की निशानी मानकर सट से पीपल के नीचे से निकल गया। इतना करके उसने इत्मीनान की सांस ली। फागुन की हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने उस हवा का भी जी भर कर आनंद लिया। उसने जरा और जोश में आकर 2-3 बार काटियों कटीलों कहकर तीतर की बोली किसी काल्पनिक जनसमुदाय के आगे सुनाई। फिर अमर सिंह राठौर की मशहूर नौटंकी से निकल गया जैसे शेर शिकारी को मार नामक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाने का वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगा। तभी वह चौंका। सड़क के बिल्कुल किनारे उसे गों 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 की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। यह इंसान की आवाज़ नहीं थी। साइकिल सवार बिना बताए ही समझ गया कि यह भूत की आवाज़ है। उसकी ऊपर की सांस ऊपर ही टंगी रही और नीचे की हवा नीचे से निकल गई। उसे लगा कि भूत ने बिना किसी सूचना के अपना हल्का बदल दिया है और पीपल के पेड़ से उतरकर वह शायद पाकड़ के पेड़ पर आ गया है। गों 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 की आवाज़ दोबारा हुई और इस बार कुछ और जोर से। उसी के साथ कुछ आदमियों की 2 तरह की आवाज़ें आईं। एक जोर से हंसा, दूसरा बोला, कहा था बहुत न पियो, पर नहीं माने ना, और पी लो बेटा। एक और मर्दानी आवाज़ आई जो गाने की थी। हंसी के साथ किसी ने हामिद डाकू नौटंकी का एक तराना छोड़ दिया था। नकीजे सुरगुल चिकचिक शीश सबको झुकाते हैं। तभी गों 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 वाली आवाज़ में कई आरोह अवरोह पैदा हो गए थे। पहले तो किसी ने शुरुआती ढंग से कहा गों गों। उसके बाद शायद कुछ मौलिकता दिखाने के विचार से उसने गला फाड़कर पुकारा, बचाओ। अंत में फिर वही गों गों गों। इस बार आवाज़ में बुलंदी नहीं थी, रस्म अदायगी भर थी। साथ ही हामिद डाकू वाली नौटंकी गाने वाले ने संगीत का कार्यक्रम रोक दिया। फिर शायद उसी ने कहा, समझाया था बेटा बहुत न पियो, पर फोकट की दारू। बाद में वही हंसी, वही हामिद डाकू का गाना। साइकिल सवार की अंदरूनी हवा में जो उलटफेर हुआ था वह भूत को लेकर था। आदमी के बारे में वह बेहिचक था, इसलिए आदमियों की बातें सुनकर, किसी गड़बड़ी के अंदेशा सुनकर वह साइकिल से उतर पड़ा और ललकार कर बोला, घबराना नहीं पहलवान, आ गए, खबरदार हाथ मत लगाना। पाकड़ के पेड़ से दूसरी ओर एक झाड़ी थी। उसके पीछे शाम के धुंधलके में 5-6 आदमी चल फिर रहे थे। कई तरह की आवाज़ें हो रही थी। गों गों गों, बचाओ, ज़्यादा न भको बेटा, कहा था ना बहुत न पियो। न कीजिए शोरगुल चिकचिक, शीश सबको झुकाते हैं। साइकिल सवार चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था और किसी अज्ञात व्यक्ति को किसी अज्ञात खतरे से बचाने के लिए आवाज़ देने लगा था। तब तक एक आदमी झाड़ी के पीछे से निकला और चुस्त चाल से साइकिल सवार के पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से ठर्रे की खुशबू आ रही थी। वह आदमी रोब से बोला, क्या बात है जवान, क्यों चिल्ला रहा है, तुमको क्या तकलीफ है? साइकिल सवार ने झाड़ी को इशारा किया, कहा, उधर से कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। वो सब दारू पीकर अलमस्त पड़ा है, सब साला भकना मांगता, पर तुम क्या करना मांगता? 2 और साइकिल सवार सड़क पर निकल रहे थे।
इन लोगों को देखकर वे साइकिलें धीमी करके उतरने की तैयारी करने लगे। झाड़ी के पास की आवाज़ें अब और ऊंची हो गई थी, पर उनके शब्द स्पष्ट नहीं थे। उस आदमी ने फौजी स्टाइल में कहा, तुम्हारे रुकने की दरकार नहीं, ये गजहों का मामला है। सब साला दारू पीकर मस्त हो रहा है, अपने अपने रास्ते फालिंग से जाओ। दोनों साइकिल सवारों ने यह उपदेश सुनकर अपनी रफ्तार बढ़ा ली। पहले वाला साइकिल सवार भी नाक सिकुड़ता हुआ आगे बढ़ गया। जाते जाते संदेश छोड़ता गया, सब लुच्चे हैं, सारा इलाका गंधा गया है इन शराबियों से। फौजी स्टाइल वाले आदमी ने जवाब दिया, तुम ठीक बोलता है जवान, दारू पीना ठीक बात नहीं है। अब सड़क वीरान थी। उस आदमी ने वहीं से कहा, चलो लड़कों, डबल मार्च लगाओ, चलो। झाड़ी के पीछे शांत स्वरों में वार्तालाप हो रहा था। हाँ भर्राई, अरफब चरपल्लो, इस अरफाले के मुंह में कपड़ा कड़पड़ा खफोस दो निर्फिकाल दे, खरफोस रफफो। लगभग 5 आदमी झाड़ी के पास से निकलकर सड़क पर आए। उनमें से किसी का भी कदम लड़खड़ा नहीं रहा था। सब चुप थे और सभी चाल से कुछ ऐसी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे गोया वह एक छापामार दस्ता हो, जिसे चीनियों के हाथ से अपनी सीमा क्षेत्रों की हथियाई हुई जमीन वापस लेने का काम सौंपा गया हो। भूत वाले पीपल के पास तक आते आते उन्होंने सड़क छोड़ दी। यह भूत का लिहाज भी हो सकता था और सामने से आने वाली तेज रोशनी भागती हुई कार की थी। सड़क से नीचे उतरते ही वे खेत में पहुंच गए, जिसके चारों ओर बबूल के कांटों वाली टहनियाँ गड़ी हुई थी। खेत में कोई फसल नहीं थी, सिर्फ जमीन की रक्षा के लिए कांटों का सहारा लिया गया था। एक आदमी ने गला चाप कर चीख निकाली और कहा, अफर्रे वरफाफ करफाटे। दूसरे ने कहा, किरफित सफाले नेहार फाटे कफाटे गबड़ाफे हैं। पहले आदमी ने कहा, रफा चमुन्ना करफव तफवारे जफेले जरफाने के वरखात। तभी अरफब अरफा गरफया हो, खरफेते तो हम फारा है। यहाँ फरमाटा क्या, अर्क पने वरफाफ का समझदार गरफाड़ा है। गफूसा न हो, सरफुम अफवा आ गए, सरपब चुरैट हो जाएगा। टिरफिक है, पेपर या करफाटा आया करफासा से, किरफिस ने दिरफिया। खेत से वह टुकड़ी चढ़कर सड़क पर दोबारा आ गई थी। शराब घर लगभग 50 गज रह गया था। एक आदमी ने सरफरी बोली छोड़कर कहा, रामचन्ना के अपने बबूल तो एक भी नहीं। यह किनके बबूल उजाड़ कर लाया है? क्या पता किसका बबूल है? ना बताओ, मुझे खुद मालूम हो जाएगा। हो जाएगा तो पूछते क्यों हो? पूछता तो इसलिए हूं कि तुम्हारे रंग का भी पता लग जाए। वह आदमी हंसने लगा। पूरे समाज से बोला, जोगनाथ जेल से जिरह करना सीख गया है। घबराओ नहीं, भूतनी के तुम्हें भी सिखा दूंगा। वे लोग शराब घर में घुसे। सिर्फ 5-7 लोग पहले से मौजूद थे। एक ने उत्साह में कहा, जोगनाथ कब लौटे जेहल से? आज दोपहर बाद। उसने अतिरिक्त उत्साह से पूछा, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कोई जान पहचान वाला मिला? सभी जान पहचान वाले हो गए। वहाँ विशेषरा भी होगा, मिला? नहीं, पर वहाँ सभी विशेषर के बाप थे। रामबास कुटना पड़ा कि नहीं? किसी ने कोने से भर्राया हुआ सवाल किया। जोगनाथ ने बिगड़ कर कहा, यह कौन बोल रहा है मुर्गी का? हमारे पाहुन हैं। उनसे कह दो कि अपनी तुरही बंद रखें, उसकी कदर शिवपालगंज में नहीं है। सुन लिया पाहुन, ये जोगनाथ है, अभी अभी जेल से आया है। कहता है कि अपनी तुरही बंद रखो। मुझसे भी सुन लो, पहले ही बताया देता हूँ, मैं अव्वल दर्जे का हरामी हूँ। चुप्पे चाप अपनी दारू पनिया कर पिए जाओ और वहीं कोने में उल्टी किए जाओ। दोबारा रामबास वाली बात की तो रामबास ही दिखाऊंगा। सुन लिया पाहुन? सुनेगा कौन? यहाँ तो कोना खाली है। अरे कहाँ है पाहुन? खिसक गए क्या? अरे वाह रे पाहुन। जोगनाथ ने 10 रुपए का नोट निकालकर दुकानदार को पकड़ाते हुए कहा, सब लोगों को एक एक चुग्गड़ दो, कोई बचने न पाए। बहुत दिन बाद अपनी भूमि में आए हैं। बहुत पैसा लेकर आए हो?
सन्निचरा प्रधान बन गया है। उसका हुक्म है आज सब लोग मौज से पिए। पर सन्निचर के पास पैसा कहाँ? अब सनीचर सनीचर नहीं रहा, प्रधान है, समझ गए। वे एक एक चुगड़ लेकर बैठ गए। यह दुकान के बाहर का बरामदा था, जिसे सींग की एक दीवार खड़ी करके बीच से सड़क से अलग कर दिया गया था। भीतर कोठरी में दुकान थी। एक लालटेन बरामदे में जल रही थी, जिससे पीने वाले को देखा जा सकता था। एक डिबरी दुकान के अंदर जल रही थी, जिससे पिलाने वाले को नहीं देखा जा सकता था। बरामदे में एक बेंच पड़ी थी। 2 आदमी उसी पर बैठे थे। जोगनाथ भी वहीं बैठ गया। बाकी लोग नीचे एक टाट पर बैठे थे। कुछ नीचे कच्चे फर्श पर बैठे थे। साकी, सुराही, प्याला जो कुछ था सब इतने में ही था। देसी शराब की बदबू सड़क पर काफी दूर तक फैली थी। जैसे योजना गंधा की सुगंध मात्र से राजा शांतनु को उसके होने का दूर से ही पता लग गया था, वैसे ही गंध मात्र से दूर दूर वालों को पता लग जाता था कि यहाँ देसी शराब बिकती है। अपने यहाँ गंध भी देसी शराब का विज्ञापन है, इसलिए अच्छे खासे अखबारों में विलायती शराब के विज्ञापन तो मिल जाते हैं, देसी शराब का जिक्र तक नहीं आता। उसके विज्ञापन की जरूरत नहीं है। 2-3 घूंट लेने के बाद जोगनाथ ने इधर उधर देखा और कहा, पानी मिला है क्या? पानी? शराब में पानी मिलाकर बेचा गया है। मुझे भी लगता है, मुझे भी बहुत दिन से ऐसा लगता है। बल्कि अब तो पानी मिली दारू असली दारू जैसी ही जान पड़ती है। दुकानदार अपनी जगह से उठकर जोगनाथ के पास आया। ठंडी आवाज में बोला, मौज से पिए जाओ, तुम्हारी हवा तो पहले चुगड़ में ही निकली जा रही है। पाँव आध पाँव फोकट में पीना हो तो साफ साफ कहो, पिला दूंगा। पर पानी वानी चिड़ी मार मिलाते हैं, यहाँ वैसी बात नहीं। जोगनाथ पर इसका वाजिब असर पड़ा। जेब से 10 और 5 रुपए के कुछ नोट निकाल कर बोला, फोकट में पीना होगा तो पीऊंगा ही, पर घबराओ नहीं, यह देखो, कभी देखा है इतना? दुकानदार दुबला पतला पर कैंडेदार आदमी था। अकड़ता हुआ वापस चला गया। बोला, हमारे देखने के दिन लद गए, अब तुम्हारा देखना शुरू हो गया है, देखते जाओ। दूसरा चुगड़ भर गया। एक ने पूछा, अब क्या इरादा है जोगनाथ? रुपए की तंगी है। जोगनाथ ने इस तरह कहा कि किसी को इस बात पर यकीन न करना चाहिए। अभी तो पहले दरोगा जी से 2-2 हाथ करने हैं। तबादला हो गया है तो क्या, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ आने से पहले ही शहर में उन पर एक दावा ठोक आया हूँ। 10 पैसे में पलस्तर ठीक हो जाएगा। कैसा दावा? दीवानी का। क्या तुम नहीं जानते हो? मुझ पर चोरी का झूठा मुकदमा चलवाया था। 2-3 महीने मुझे हवालात में रहना पड़ा। वैद्य जी ने जमानत नहीं कराई। वे तो करा देते, पर मैं ऐठ गया। कहा, दरोगा के नाम पर यही रहूंगा, रहने का कोई किराया तो नहीं था। फिर क्या? मेरी बेइज्जती हुई, खेती का नुकसान हुआ, एक खेत रामचन्ना ने दबा लिया। इस सब नुकसान पर 8,000 के हर्जाने का दावा ठोका है। अगर डिग्री हो गई तो दरोगा जी बिक जाएंगे। पर कोर्ट फीस का क्या हुआ? दीवानी में बड़ा खर्चा होगा, सब भगवान देगा। अब देखो भाई जोगनाथ, बाभन के घर पैदा होकर इधर उधर की न हाको, सच्ची सच्ची बात कहो। हाँ भाई, हम भी कहते हैं, भगवान को बीच में न ठेलो। कोर्ट फीस कौन देगा? कह तो दिया, भगवान देगा। अब यह बिदक गया, नहीं बताएगा। न बताओ, आगे बढ़ो। तो मुकदमा ठोकना है कि ठोक दिया? ठोक दिया। कब ठोका? आज ठोका। झाड़ी के पीछे से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ निकला और सड़क पर कराते हुए चलने लगा। वह आत्मदया, आक्रोश आदि कई साहित्यिक गुणों से पीड़ित था। शराब घर में उसकी जो बातें छनकर पहुंची, उनका मतलब निकाला गया कि अभी कुछ देर पहले भूतहा पीपल के आगे सड़क के किनारे राहजनी हुई है और कुछ लोगों ने उसे लूट लिया है। वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने जा रहा है और अब वह एक एक को समझेगा। जोगनाथ के पांव के पास कच्चे फर्श पर एक आदमी मुस्तैदी से चुग्गड़ पर चुग्गड़ चढ़ा रहा था। वह बोला, तुम्हारे गांव में यह बड़ी गलत बात है पहलवान। लोग बाग
लेफ्ट राइट करता हुआ दिन डूबते ही राजनी कर बैठता है। यह बिल्कुल फिजूल का काम है। क्यों जवान, क्या बोलता है? जोगनाथ ने सिर्फ सिर हिलाया और दुकानदार को पुकार कर कहा, एक पौआ और देना भाई, चाहो तो इसे फुकट में डाल देना। थोड़ी देर में जब वे लोग लड़खड़ाते हुए सीख के पर्दे के बाहर आए तो उनके सामने सड़क थी और दो एक मारियल कुत्तों के अलावा कोई नहीं था। जो आदमी अभी कराहता हुआ निकला था वह सीधे साधे ढंग से उनके सामने से निकल गया और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। लौटते समय उस आदमी के भीतर का कलुष धुल गया था और धर्म में उसकी आस्था बढ़ गई थी, क्योंकि थाने पर पहुंचने के पहले ही उसे एक विद्वान ने समझाया था, क्या होगा रपट लिखाने से, जो गया सो गया, गया माल फिर कभी वापस नहीं आता। बताओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान? हिंदू हो तो कर्म को मानते हो कि नहीं? तुम्हारे कर्म में ये 45 रुपये लिखे थे। अब दौड़ धूप करना बेकार है, भगवान को यही मंजूर था। जाओ, जान बच गई, यही बहुत है। पर साल वहीं एक आदमी को बकरे जैसा काट डाला गया था। राम का नाम लो और घर जाकर सत्यनारायण की कथा बचवाओ। मामले मुकदमे में जो खर्च करना हो उसे धर्म कर्म पर खर्च करो। गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लेना और करवट बदल कर सो जाना। कल सवेरे तक सब भूल जाएगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने, के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।